हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपीपीएससी जीडीसी जीआईसी का मॉक टेस्ट लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग टोटल 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ स्कॉलर्स दिए गए और दूसरी तरफ उनका कंट्रीब्यूशन दिया गया है। मैच कीजिए किस पर किसने काम किया है। मैक्स मूलर है, मॉर्गन है, पीवी काने है और इमाइल दुर्खिम। तो मैक्स मूलर का काम है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ रिलीजन, धर्म की उत्पत्ति और विकास। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। फिर है लेविस एच मॉर्गन, इनका काम किस पे है, एंशिएंट सोसाइटी, प्राचीन समाज। बी का हो जाएगा हमारा 4। फिर कौन है, पीवी काने, इनका काम क्या है, धर्मशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। सी का हो जाएगा हमारा 1। और फिर है इमाइल दुर्खिम की पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। डी का हो जाएगा हमारा 2। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, 3, 4, 1, 2। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियरे बोर्डू के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी किन रूपों में प्रकट होती है। ऑप्शन ए, मतलब ये कोर्स दिया संस्थागत, बी है शरीरबद्ध, सी है प्रतीकात्मक और डी है वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन 2 है ए बी डी, ऑप्शन 3 है बी सी डी और ऑप्शन 4 है ए सी डी। तो बताइए सांस्कृतिक पूंजी को किन रूपों में प्रकट किया पियरे बोर्डू ने। तो इसके इन्होंने 3 रूप बताए थे। 3 फॉर्म्स कौन कौन से, एक तो बताया संस्थागत, दूसरा बताया इम्बोडाइड मतलब शरीरबद्ध और तीसरा बताया ऑब्जेक्टिफाइड वस्तुनिष्ठ। तो ए बी और डी, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 2 ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन 2 है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन 4 है ऑगस्ट कॉम्ट। तो किसने लिखा है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ऑप्शन 2 इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। एंशिएंट सोसाइटी, ये भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ऑप्शन 1 है एल एच मॉर्गन, ऑप्शन बी ए बी टाइलर, ऑप्शन सी है बी मैनवॉस्की और ऑप्शन 4 है रेडक्लिफ ब्राउन। तो जितने भी मैंने रिपीटेड क्वेश्चन रखे हैं उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से दूंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 एल एच मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवी काने का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है। पीवी काने का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है। ऑप्शन ए नगरीय समाजशास्त्र में, ऑप्शन बी है धर्म का इतिहास में, ऑप्शन सी है औद्योगिक समाजशास्त्र में और ऑप्शन डी है जनजातीय अध्ययन में। तो अभी हमने देखा इन्होंने काम किया धर्म के शास्त्र के इतिहास पे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र में पद्धति शास्त्रीय समष्टिवाद का सबसे पहले प्रबल समर्थन किसने किया है। मेथोडोलॉजिकल होलिज्म का प्रयोग किसने किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड और ऑप्शन डी है हर्बर्ट ब्रूमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाजशास्त्रीय कल्पना सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को जीवनी और इतिहास के बीच की एक कड़ी के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए सी राइट मिल्स,
ऑप्शन बी पीटर बर्जर, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए जीवनी और इतिहास की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं सी राइट मिल्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः विषय निष्ठा की अवधारणा का मुख्य रूप से किस परिप्रेक्ष्य से संबंध है? ऑप्शन ए प्रत्यक्षवाद से, ऑप्शन बी है प्रघटनाशास्त्र से, ऑप्शन सी है संघर्ष सिद्धांत से और ऑप्शन डी है संरचनावाद से। तो बताइए इंटर सब्जेक्टिविटी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्रघटनाशास्त्र, फिनोमेनोलॉजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निजाती प्रणाली शास्त्र में इंडेक्सिबिलिटी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा की सांख्यिकी अनुक्रमणिका, ऑप्शन बी है अर्थ जो एक विशिष्ट संदर्भ पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन सी है धार्मिक प्रतीकीकरण और ऑप्शन डी है व्यवहार के सार्वभौमिक नियम। तो बताइए एथनोमेट्रोलॉजी में इंडेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है अर्थ जो एक विशेष संदर्भ पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एथनोमेट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है गारफिंकल ने। किसने? गारफिंकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट मर्टन के अनुसार अप्रकट कार्य होते हैं। लेटेंट फंक्शन क्या होते हैं? ऑप्शन ए अभिप्रेरक और मान्यता प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी अनपेक्षित और मान्य होते हैं, ऑप्शन सी सामाजिक स्थिरता के लिए हानिकारक होते हैं और ऑप्शन डी केवल आर्थिक लाभ से संबंधित होते हैं। तो बताइए अप्रकट प्रकार क्या होते हैं? तो ये होते हैं अनपेक्षित और अमान्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बर्जर एवं लकमैन, ऑप्शन बी है मार्क्स एवं एंजल्स, ऑप्शन सी है पार्सन और सील्स और ऑप्शन डी मीड और कुले। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बताइए किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है पीटर बर्जर एवं लकमैन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूपों का उपयोग किस उपकरण के लिए किया है? ऑप्शन ए एक आदर्श समाज बनाने के लिए, ऑप्शन बी तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए, ऑप्शन सी धार्मिक उपदेश देने के लिए और ऑप्शन डी नैतिक पुलिसिंग करने के लिए। तो बताइए आदर्श प्रारूप का उपयोग किस उपकरण के रूप में किया है मैक्स वेबर ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तुलनात्मक विश्लेषण, कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लुकिंग ग्लास सेल की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? ऑप्शन ए जीएच मीड, ऑप्शन बी है सीएच फुले, ऑप्शन सी है इरविंग गॉफमैन और ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रायड। तो बताइए लुकिंग ग्लास सेल की अवधारणा किसने प्रयोग की थी? तो ये प्रयोग की थी सीएच कोले ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉल्फ डनरेडॉफ किस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, ऑप्शन बी है संघर्ष सिद्धांतकार हैं, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है और ऑप्शन डी उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित है। तो बताइए रॉल्फ डनरेडॉफ किस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं? तो इनका संबंध है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र में नाट्य शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य
किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए टॉर्केट पार्सन्स ने, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन ने, ऑप्शन सी अल्फ्रेड शूट ने और ऑप्शन डी क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने। तो बताइए नाट्य शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है इरविंग गॉफमैन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी पहले सॉल्व किया उससे मिलता ही जुलता है। देखिए बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। पियरे बोर्दो के अनुसार उनकी पुस्तक फॉर्म्स ऑफ टॉल्क में सांस्कृतिक पूंजी किन रूपों और अवस्थाओं में प्रकट होती है? ए दिया है संस्थागत, बी दिया शरीरगत, सी है प्रतीकात्मक, डी है वस्तुनिष्ठ और ई है नेटवर्क। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1 है ए बी डी, 2 है ए सी डी, 3 है बी सी ई और 4 है सी डी ई। तो बताइए फॉर्म ऑफ टॉल्क इनकी पुस्तक है पियरे बोर्दो की, उसमें इन्होंने सांस्कृतिक पूंजी की बात की है। अभी मैंने आपको बताया किस किस पूंजी की बात की है। तो इसमें संस्थागत की बात करते हैं, एमोडाइट, शरीरबद्ध और ऑब्जेक्टिफाइड, वस्तुनिष्ठ। तो ए बी और डी, ए बी और डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैच ऑफ द फ्लोइंग है, आपको मैच करना है किसने किस आंदोलन पर अध्ययन किया है। एक तरफ लेखक दिए और दूसरी तरफ आंदोलन दिए, एमएसटी राव, टीके उम्मन, दीपांकर गुप्ता और पीएन मुखर्जी। बताइए आप लोग। एमएसटी राव ने एसएनडीपी मूवमेंट का अध्ययन किया है। ए का हो जाएगा हमारा 3। टीके उम्मन ने किसका अध्ययन किया है? तो टीके उम्मन ने अध्ययन किया सर्वोदय आंदोलन का, बी का हो जाएगा हमारा 1। फिर है दीपांकर गुप्ता, इन्होंने किस पर अध्ययन किया है? शिवसेना पर, तो सी का हो जाएगा हमारा 2। और फिर है पीएन मुखर्जी, इनका अध्ययन क्षेत्र क्या है? नक्सलवादी आंदोलन, तो डी का हो जाएगा हमारा 4। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 3 1 2 4। अगर आपको ये नहीं पता था तो नोट कर लीजिएगा। एमएससी राव ने एसएनडीपी मूवमेंट का अध्ययन किया है, टीके उम्मन ने सर्वोदय आंदोलन का, दीपांकर गुप्ता ने शिवसेना आंदोलन का और पीएन मुखर्जी ने नक्सलवादी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन 1 है जीएस फुले, ऑप्शन 2 है एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन 3 है एससी दुबे और ऑप्शन 4 है इरावती कर्वे। तो सभी को पता है डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किसने दी है? एमएन श्रीनिवास ने। किस पुस्तक में दी है? तो इनकी पुस्तक है द रिमेम्बर्ड विलेज, उस पुस्तक में इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट कॉलर क्राइम, श्वेत अपराध शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन 1 है सीजरे लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी एडविन सदरलैंड, ऑप्शन 3 है रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन 4 है इमाइल दुर्खिम। तो बताइए श्वेत अपराध शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एडविन सदरलैंड। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिका से, ऑप्शन 2 है पंचायती राज से, ऑप्शन 3 है जीएसटी से और ऑप्शन 4 है मौलिक अधिकार से। तो बताइए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसको आराम से पढ़िए आप लोग। भूमि सुधार के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? कोट्स दिया है,
पहला है भूमि जोत पर सीमा लगाना और अधिशेष भूमि को भूमिहीनों में वितरित करना। 2 है किसानों का शोषण करने वाले बिचौलियों को समाप्त करना। तीसरा है जोतों की चकबंदी और भूमि विखंडन को रोकना। तो बताइए भूमि सुधार के उद्देश्य क्या क्या थे। ऑप्शन 1 है ए है 1 ओनली सही है। ऑप्शन बी है 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है और ऑप्शन डी 1 2 3 सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भूमि सुधार के क्या उद्देश्य थे। तो इसका उद्देश्य था भूमि जोत पर सीमा लगाना और अधिशेष भूमि को भूमिहीनों में पुनर्वितरित करना, किसानों का शोषण करने वाले बिचौलियों को समाप्त करना और जोतों की चकबंदी और भूमि विखंडन को रोकना। ये तीनों ही क्या थे, इसके उद्देश्य थे। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। लिस्ट 1 आपकी ये दी हुई है और लिस्ट 2 आपकी ये दी है। इधर आपके सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और ये आपके थिंकर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। आराम से आप लोग मैच कर लीजिए। यूरोसेंट्रिज्म, वर्ड सिस्टम थ्योरी, हाई मास कंजप्शन और स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मैच कीजिए किसने क्या कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। कैसे होगा, आइए मिलान कर लेते हैं। पहला है आपका यूरोसेंट्रिज्म, मतलब विकेंद्रितावाद बोल दीजिए या संकेंद्रितवाद होता है इसका मतलब। तो इस पर काम किसने किया है, इस पर काम किया है आपके समीर अमीन ने। तो ए का हो जाएगा आपका 3। फिर है एमेनुअल वॉलस्टीन, इनका काम किस पे है, वर्ड सिस्टम पे है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत पे। तो लिस्ट 1 का हो जाएगा बी। फिर है हाई मास कंजप्शन, इसके बाद कौन करते हैं, डब्ल्यू रोस्टो करते हैं। और फिर है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये कोट किसका है, ये है आपके ई है स्मोकर का। तो इसलिए आपके ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा वर्ड सिस्टम थ्योरी वॉलस्टीन का 1। फिर हाई मास कंजप्शन की बात करते हैं डब्ल्यू रोस्टो, तो सी का हो जाएगा आपका 4। और फिर बचा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये किसका कोटेशन है, ई है सुमाकर का क्वेश्चन है। तो कोटेशन है ये हो जाएगा आपका डी। डी का हो जाएगा आपका 2, 3 4 1 2 इस अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनाकरण सिद्धांत किसके साथ जुड़ा है। ऑप्शन ए लेविस कोजर, ऑप्शन बी लुइस अल्थुजर, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी एंटोनी ग्राम्सी। तो बताइए स्ट्रक्चरेशन थ्योरी किसने दी है। तो ये दिया है एंथोनी गिडेंस ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको सही कथन बताना है कौन सा है। पहला स्टेटमेंट दिया, एक अनुपात पैमाने में अंतराल पैमाने के सभी गुण होते हैं और अतिरिक्त रूप में इसमें एक पूर्ण शून्य होता है। स्टेटमेंट 2 दिया है, फॉरेनहाइट पैमाना अनुपात पैमाने का एक उदाहरण है। और स्टेटमेंट 3 दिया है, नाम मात्र पैमाने का उपयोग मात्रात्मक स्केलिंग के लिए किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कोटेशन या कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। इसमें जो आपके ऑप्शन 1 लिखा है, एक अनुपात पैमाने रेशियो स्केल में अंतराल पैमाने के सभी गुण होते हैं और अतिरिक्त रूप में इसमें एक पूर्ण शून्य होता है, यही स्टेटमेंट आपका सही दिया है। बाकी आपका ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिनेशन है मूल सामान्य मानक है और उन्हें उच्च कोटि के मानदंडों के अनुरूप
माना जाता है। सामाजिक मूल्यों की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए आर के मटन है, ऑप्शन बी है यंग और मैक ने, ऑप्शन सी है जीएम एच.एम. जॉनसन है और ऑप्शन डी है मैकाइवर और पेज ने। मूल्य समान मानक है और उन्हें उच्च कोटि के मानदंडों के रूप में माना जाता है। सामाजिक मूल्यों की यह परिभाषा किसने दी है, बताइए। तो इस परिभाषा को दिया एच.एम. जॉनसन ने। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन ए दिया है, सहभागी अवलोकन शोधकर्ता को उन व्यक्तिगत व्यवहारों और स्थितियों का निरीक्षण करने की अनुमति देता है जो आमतौर पर वैज्ञानिक अवलोकन के लिए खुले नहीं होते हैं। इसका रीजन कारण दिया है, सहभागी अवलोकनकर्ता कभी कभी अपनी निष्पक्षता खो सकते हैं या उन व्यक्तियों को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं जिनके व्यवहार का वे अवलोकन कर रहे हैं। ऑप्शन वन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है बोथ ए आर सही बट दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। एसेशन जो आपका लिखा हुआ है, सहभागी अवलोकन शोधकर्ता को उन व्यवस्थित व्यवहारों और स्थितियों का निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं जो आमतौर पर वैज्ञानिक अवलोकन के लिए खुले नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी सही लिखी हुई है। स्टेटमेंट टू है, सहभागी अवलोकनकर्ता कभी कभी अपनी निष्पक्षता खो सकते हैं या उन व्यक्तियों को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं जिनके व्यवहार का वे अवलोकन कर रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, पर ये स्टेटमेंट इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए और बी बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वियोजक सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रावेंशन, ऑप्शन बी कंपटीशन, ऑप्शन सी है कॉन्फ्लिक्ट और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बताइए वियोजक सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है? तो कंट्रावेंशन असंबद्धता, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, ये सभी क्या है? वियोजक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके असर्शन और रीजन का है। असर्शन ए दिया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 338 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। रीजन दिया है, अनुच्छेद 342 भारत के राष्ट्रपति को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल की सिफारिशों पर कुछ समूहों या समुदायों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार देता है। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है पर एक आर्टिकल 338 की बात कर रही है अनुसूचित जाति और जनजाति की और दूसरा है सिर्फ अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा अनुच्छेद 342, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीके ओमान द्वारा सुझाए गए सांप्रदायिकता के आयामों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन ए वेलफेरिस्ट, ऑप्शन बी सक्सेशनिस्ट, ऑप्शन सी नेशनलिस्ट और ऑप्शन डी रिट्रिस्ट। तो बताइए इनमें से किस आयाम की बात टीके ओमान नहीं करते हैं? इसकी मैं आप लोगों को हिंदी बता देती हूँ।
वेलफेयरिस्ट का मतलब है कल्याणवादी, सक्सेशनिस्ट का मतलब है अलगाववादी, नेशनलिस्ट का मतलब है राष्ट्रवादी और डिटिस्ट का मतलब है वापसी। तो बताइए किसकी बात टी के उमर नहीं करते? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, डिटिस्ट, वापसी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक सामाजिक मुद्दों की 4 विशेषताएं दी गई है। सामाजिक मुद्दे की पहचान करके बताना है ये किसकी बात कर रहे हैं। पहला दिया है यह राज्य या समुदाय के विरुद्ध है। दूसरा दिया यह हिंसा का प्रयोग करता है। तीसरा दिया इसका एक राजनीतिक उद्देश्य होता है। और ऑप्शन 4 दिया यह अवैध और गैर कानूनी होता है। तो बताइए किसकी बात कर रहा है ये? तो ये बात कर रहा है आपके टेररिज्म, आतंकवाद की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय समाजशास्त्री जो मार्क्सवादी परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन ए एस सी दुबे, ऑप्शन बी जी एस भूरे, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी ए आर देसाई। तो बताइए कौन है मार्क्सवादी परंपरा से जुड़े हुए? तो ये है आपके ए आर देसाई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ माना जाता है? ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। बी है लेजिस्लेटिव, ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीसरा है ग्राम सभा, विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और चौथा ऑप्शन है अपर हाउस, लोअर हाउस और स्टेट असेंबली और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? विधायिका। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। और जुडिशरी का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका। मीडिया का मतलब आप लोग को पता ही होगा। अपर हाउस उच्च सदन, लोअर हाउस निच्च सदन और स्टेट असेंबली मतलब राज्य विधानसभा और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, 4 स्तंभ कौन कौन से है? एक तो आपका है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एंड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको मैच करना है। लिस्ट आपका 1 ये दिया है और लिस्ट 2 दिया है। क्रांति, आत्मसात्कीकरण, प्रतिस्पर्धा, उच्च विकास। सूची 2 में लिखा है धीमी और क्रमिक परिवर्तन, वियोजक, सहचारी और अचानक और पूर्ण परिवर्तन। मैच कीजिए। तो अचानक और पूर्ण परिवर्तन क्या करता है? ये आपका करता है क्रांति, रेवोल्यूशन। तो ए का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा आपका 4 क्रांति का। आत्मसात्कीकरण क्या होता है? ये प्रकार की सहचारी क्रिया है। तो बी का हो जाएगा आपका 3। फिर है आपका कंपटीशन, ये क्या है? डिसएसोसिएटिव मतलब वियोजक क्रिया है। तो सी का हो जाएगा आपका 2। और फिर है एवोल्यूशन, ये क्या है? धीमी और क्रमिक परिवर्तन है, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज। तो डी का हो जाएगा हमारा 1। 4 3 2 1। देखिए किस ऑप्शन में, वेट। तो जो मैंने बताया वही सही है, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, ये गलत है। डी होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी है, सी नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व्यवस्था में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ऑप्शन है लेजिस्लेशन, ऑप्शन बी है मॉडर्न एजुकेशन, ऑप्शन सी है अर्बनाइजेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज।
तो बताइए क्या कारण था जाति व्यवस्था में परिवर्तन का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी इसका राइट आंसर है। विधान भी था, आधुनिक शिक्षा भी और शहरीकरण, ये सभी क्या है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है लेकिन आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन बी है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन सी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रानियस वेरिएबल, और ऑप्शन डी है एक्सट्रानियस वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? आश्रित चर। इसका मतलब होता है आश्रित चर। और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र चर। और एक्सट्रानियस का मतलब क्या होता है? बाह्य चर। अब तो हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आश्रित चर, अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है लेकिन आश्रित चर को प्रभावित करता है। मतलब स्वतंत्र चर है, वो अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है लेकिन आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बाह्य चर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। व्यक्ति किसको मैनिपुलेट करते हैं? आप लोग आश्रित चर को मैनिपुलेट करते हैं या स्वतंत्र चर को? मैनिपुलेट मतलब परिवर्तन किसमें किया जाता है? तो मैनिपुलेट हमेशा क्या किसी पे किया जाता है? स्वतंत्र चर को किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इसे क्या किया जाता है? मैनिपुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन पहचाने। स्टेटमेंट 1 दिया समांतर माध्य नमूना उतार चढ़ाव से सबसे कम प्रभावित होता है। स्टेटमेंट 2 दिया समांतर माध्य चरम मूल्यों से सबसे कम प्रभावित होता है। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो सही है, और ऑप्शन ए ना तो एक सही है ना तो दो सही है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन एक, समांतर मार्ग नमूना और उतार चढ़ाव से सबसे कम प्रभावित होता है। ये स्टेटमेंट आपकी सही दी हुई है। स्टेटमेंट 2 गलत है, समांतर मार्ग चरम मूल्य से कम प्रभावित होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार जब संघर्ष हिंसक और तीव्र होता है तो यह संघर्ष के प्रत्येक पक्ष के लिए स्पष्ट समूह सीमाएं, शक्ति का केंद्रीकरण और निर्णय लेने का अधिकार और सदस्यों के बीच वैचारिक एकजुटता पैदा करेगा? ये बताइए कोटेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लेवी से कोजर से, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन से, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेन से, और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स से। तो ये संबंधित है आपके लेवी से कोजर से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रस्ताव है कि जिसे इसकी वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण पर रखा जा सकता है। इसे क्या कहेंगे? कॉन्सेप्ट कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे या थ्योरी कहेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा, हाइपोथेसिस मतलब उपकल्पना, वेरिएबल मतलब चर, और थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो बताइए एक प्रस्ताव है जिसकी वैधता निर्धारित करने के लिए परीक्षण पर रखा जा सकता है, इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हाइपोथेसिस, उपकल्पना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न उत्तरदाताओं को अपनी भावनाओं और विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, जबकि डैश प्रश्न उनकी प्रतिक्रियाओं और विकल्पों को प्रतिबिंबित करते हैं। कौन सा जो प्रश्न होते हैं व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण अनुमति देते हैं और कौन उसे प्रतिबंधित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओपन एंडेड मतलब खुले प्रश्न और क्लोज एंडेड मतलब बंद प्रश्न। जो खुले प्रश्न होते हैं वो उत्तरदाताओं को अपने भावनाओं, विचारों और शब्दों को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, जबकि जो बंद प्रश्न होते हैं जिसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, उनमें आप क्या कर सकते हैं, विकल्पों के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, बंद प्रश्न इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिप्रेक्ष्य वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से भारतीय समाज के अध्ययन पर जोर देता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक प्रकारवाद, ऑप्शन बी भारत विद्या, ऑप्शन सी मार्क्सवादी और ऑप्शन डी निम्न वर्गीय। तो वेदों और पुराणों के प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से भारतीय समाज के अध्ययन पर कौन जोर देता है? तो ये देता है भारत विद्या उपागम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम.एस. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण किस प्रकार के परिवर्तन की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है पदमूलक परिवर्तन और ऑप्शन डी है मौलिक परिवर्तन। एम.एस. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण किस प्रकार के परिवर्तन की ओर ले जाता है? तो ये ले जाता है पदमूलक परिवर्तन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और इसका है ऑप्शन बी भारत विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाजशास्त्र में निम्न वर्गीय परिप्रेक्ष्य का मुख्य प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जी.एस. घुरे, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी डेविड हर्डिमैन और रंजीत गुहा और ऑप्शन डी है एन.के. बोस। तो बताइए सबल्टन पर्सपेक्टिव से कौन संबंधित है? तो ये है आपके डेविड हर्डिमैन और रंजीत गुहा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वन लाइन क्वेश्चन है हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। भारत में पश्चिमीकरण का तात्पर्य किसमें परिवर्तन से है? ऑप्शन ए तकनीकी और संस्थाओं में, ऑप्शन बी है विचारधारा और मूल्यों में, ऑप्शन सी है जीवन शैली में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। तो बताइए पश्चिमीकरण का तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या होता है, तकनीकी और संस्थाओं में भी परिवर्तन होता है, विचारधारा और मूल्यों में भी और जीवन शैली में भी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉस्को एक्ट 2012 विशेष रूप से किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए घरेलू हिंसा से महिलाओं के लिए, ऑप्शन बी है यौन अपराधों से बच्चों के लिए, ऑप्शन सी है वृद्ध लोग के लिए और ऑप्शन डी है आदिवासी भूमि अधिकार के लिए। तो बताइए पॉक्सो एक्ट विशेष रूप से किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बच्चों के लिए, यौन अपराधों से बचाने के लिए बच्चों को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत वचन अपराध आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले लोगों के द्वारा, ऑप्शन बी है व्यवसाय में उच्च सामाजिक स्थिति वाले लोगों के द्वारा, ऑप्शन सी है बाल अपराधी के द्वारा और ऑप्शन डी है अभ्यस्त अपराधी के द्वारा। तो बताइए श्वेत वचन अपराध किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं व्यवसाय में उच्च सामाजिक स्थिति वाले लोगों के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण हत्या किस सामाजिक पूर्वाग्रह का परिणाम है? ऑप्शन ए जातिवाद, ऑप्शन बी है पुत्रवरीयता या लैंगिक भेदभाव, ऑप्शन सी है धार्मिक सहिष्णुता और ऑप्शन डी है शहरीकरण। तो भ्रूण हत्या का परिणाम क्या होता है?
तो ये किस कारण होती है? पुत्र वरीयता और लैंगिक भेदभाव के कारण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का उदाहरण है? ऑप्शन ए फिशिंग और हैकिंग, ऑप्शन बी है जेब कतरी, ऑप्शन सी है सेंधमारी और ऑप्शन डी है दंगा। तो बताइए साइबर अपराध का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो अगर आप फिशिंग और हैकिंग करते हैं, ये सभी क्या है? फिशिंग और हैकिंग साइबर अपराध के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध का तात्पर्य किसके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों से है? ऑप्शन ए पक्के अपराधी के द्वारा किए गए अपराध से, ऑप्शन बी है नाबालिग कानूनी उम्र में कम के बच्चे, ऑप्शन सी है पहली बार अपराध करने वाले और ऑप्शन डी है मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। तो बताइए बाल अपराधी किसे कहते हैं? तो जो बच्चे नाबालिग होते हैं या कानूनी रूप से उनकी उम्र कम होती है 18 से नीचे, उन्हें क्या कहा जाता है? बाल अपराधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था में सेवा प्रदान करने वाली जाति को क्या कहा जाता है? जो सेवा प्रदान करती है। ऑप्शन ए जजमान, ऑप्शन बी कमीन, ऑप्शन सी पुरोहित और ऑप्शन डी जमींदार। क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कमीन, और जो सेवा लेती है उसे क्या कहते हैं? जजमान कहते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट डेटफील्ड, ऑप्शन बी मैकम मेरिट, ऑप्शन सी ऑस्कर लेविस और ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तो सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है मैकम मेरिट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर पालिकाओं से, ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाओं से, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार से और ऑप्शन डी जीएसटी से। तो किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन? तो ये संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु और बृहद परंपरा की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए रॉबर्ट डेटफील्ड, ऑप्शन बी एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन सी आंद्रे बेतई और ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। आगे भी आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रॉबर्ट डेटफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर कंपनियों को किस पर खर्च करने का आदेश देता है? ऑप्शन ए कर्मचारी वेतन पर, ऑप्शन बी विपणन और विज्ञापन पर, ऑप्शन सी है सामाजिक और कल्याणकारी गतिविधियों पर और ऑप्शन डी है कच्चे माल पर। तो सीएसआर तो ये 2% खर्च करने को कहता है किस पर? सामाजिक और वेलफेयर एक्टिविटीज, मतलब सामाजिक और कल्याणकारी गतिविधियों पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रर्बनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ग्रामीण जीवन का पूर्ण अंत, ऑप्शन बी है शहरी लोगों को जीवन की ओर पलायन, ऑप्शन सी है ग्रामीण और शहरी विशेषताओं का एकीकरण और ऑप्शन डी है गांवों में मॉल बनाना। तो रर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट दिया है गोलपिन ने। किसने? गोलपिन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, बताइए क्या होगा रर्बनाइजेशन का मतलब? कभी कभी कुछ प्रोनाउंसिएशन बोलते बोलते अजीब सी हो जाती है, तो इसके लिए आप लोगों से माफी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ग्रामीण और शहरी विशेषताओं का एकीकरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्दोई के अनुसार इनमें से कौन सा सांस्कृतिक पूंजी की अवस्था नहीं है? अभी हमने पढ़ा। ऑप्शन ए मूर्त है, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी है संस्थागत और ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। तो इसका क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बाकी तीन मैंने अभी आपको ऊपर बताया सांस्कृतिक पूंजी की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शैक्षिक योग्यताएं सांस्कृतिक पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है। बताइए शैक्षिक योग्यताएं किस प्रकार के सांस्कृतिक पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिफाइड स्टेट, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टेट, ऑप्शन सी एम्बोडाइड स्टेट और ऑप्शन डी इकोनॉमिक स्टेट। तो ये प्रतिनिधित्व करती है संस्थागत राज्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्डुइक के अनुसार हैबिटस का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए बाहरी आदतें, ऑप्शन बी आंतरिक सामाजिक संरचनाएं, ऑप्शन सी अनुवांशिक संरचना और ऑप्शन डी कानूनी कोड। तो बताइए हैबिटस का क्या मतलब है पियरे बोर्डुइक के अनुसार। इसका मतलब होता है आंतरिक सामाजिक संरचनाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी क्षरण किस क्षेत्र का प्रमुख विषय है। ऑप्शन ए अर्बन सोशियोलॉजी मतलब नगरीय समाजशास्त्र, ऑप्शन बी पर्यावरणीय समाजशास्त्र, ऑप्शन सी औद्योगिक समाजशास्त्र और ऑप्शन डी ग्रामीण समाजशास्त्र। तो बताइए पारिस्थितिकी क्षरण किस क्षेत्र का मुख्य विषय है। तो ये विषय है पर्यावरण समाजशास्त्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनर किलिंग अक्सर किस सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए बहिर्विवाह नियम से, ऑप्शन बी अंतर्विवाह जाति शुद्धता के उल्लंघन से, ऑप्शन सी तलाक से और ऑप्शन डी आधुनिकीकरण से। तो बताइए ऑनर किलिंग किस व्यवस्था से जुड़ी है। तो इसका संबंध है अंतर्विवाह और जाति शुद्धता के उल्लंघन से। मतलब आप अगर किसी और धर्म जाति में विवाह कर लेते हैं तब आपके साथ क्या किया जाता है, आपके घर के द्वारा परिवार जाति इज्जत के लिए आपको मार दिया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसी को क्या कहा जाता है, ऑनर किलिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस निकाय का स्थान लिया है। ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब राष्ट्रीय विकास आयोग और ऑप्शन डी है यूपीएससी। तो किसका स्थान लिया है नीति आयोग ने, तो ये लिया है योजना आयोग का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाजशास्त्रीय समस्या के रूप में वृद्धावस्था किस पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन ए सामाजिक अलगाव और स्वास्थ्य पर, ऑप्शन बी आर्थिक निर्भरता पर, ऑप्शन सी परिवार में पद की हानि पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो बताइए वृद्धावस्था किस पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सामाजिक अलगाव और स्वास्थ्य पर भी, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक परिवार में पद की हानि पर भी। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति के अध्ययन के लिए भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन ए जीएस घुरिये, ऑप्शन बी लुईस ड्यूमा, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोनों ने ही भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है, जीएस घुरिये ने भी और ड्यूमॉन्ट ने भी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आदिवासी समाज का अध्ययन अक्सर किस परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ऑप्शन ए सभ्यागत परिप्रेक्ष्य में, ऑप्शन बी संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में, ऑप्शन सी इनोलॉजिकल मतलब विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में और ऑप्शन डी और ए और बी दोनों में। तो बताइए आदिवासी समाज का अध्ययन किस परिप्रेक्ष्य से किया जाता है। तो ये सभ्यागत और संरचनात्मक प्रकारवाद सिविलाइजेशनल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों ही परिप्रेक्ष्य से किया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समकालीन मुद्दों के तहत साइबर अपराध किस कानून द्वारा निपटाया जाता है। ऑप्शन ए आईपीसी ओनली, ऑप्शन बी आईटी एक्ट 2000, ऑप्शन सी पॉस्को एक्ट के द्वारा और ऑप्शन डी जेजे एक्ट के द्वारा। तो साइबर अपराध किससे निपटाया जाता है, तो ये निपटाया जाता है आईटी एक्ट 2000 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण
किसकी एक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए आधुनिकीकरण की, ऑप्शन बी है सामाजिक गतिशीलता की, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्षीकरण की और ऑप्शन डी है नगरीयकरण की। तो बताइए संस्कृतिकरण किसकी एक प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है सामाजिक गतिशीलता की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत लक्षण अपराध शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए एच सदरलैंड, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन सी इमैनुएल डुर्कheim और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चन हमने काफी बार कर लिया तो गलत होने का कोई चांस नहीं होता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है एच सदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रर्बनाइजेशन मुख्य रूप से कहाँ देखा जाता है? ऑप्शन ए डीप फॉरेस्ट में, ऑप्शन बी है फ्रिंज एरियाज ऑफ सिटीज में, ऑप्शन सी है मेट्रो सिटीज सेंटर में और ऑप्शन डी है ट्राइबल विलेज में। तो बताइए रर्बनाइजेशन मुख्य रूप से कहाँ देखा जाता है? तो ये देखा जाता है शहरों के बाहरी इलाकों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्गीय अध्ययन का मुख्य केंद्र किस पर है? ऑप्शन ए अभिजात वर्ग पर, ऑप्शन बी है उत्पीड़ित या हाशिए के समूह पर, ऑप्शन सी है द गवर्नमेंट मतलब सरकार पर और ऑप्शन डी है विदेशी फॉरेनर पर। तो इनका मुख्य केंद्र उत्पीड़ित और हाशिए के समूह पे लोगों पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि संबंधों में मुख्य रूप से किसके कारण परिवर्तन आता है? ऑप्शन है भूमि सुधार कारण, ऑप्शन बी हरित क्रांति कारण, ऑप्शन सी है कृषि में पूंजीवाद के कारण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के कारण। तो बताइए कृषि संबंधों में मुख्य रूप से किसके कारण परिवर्तन आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कारण, भूमि सुधार के कारण भी, हरित क्रांति के कारण भी और कृषि में पूंजीवाद के कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोखिम का सम्मान रिच सोसाइटी की अवधारणा में उल्लिस वेग का तर्क है कि जोखिम मुख्य रूप से किसका परिणाम होता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदाओं का, ऑप्शन बी है आधुनिकीकरण के दुष्प्रभाव का, ऑप्शन सी है पारंपरिक गरीबी का और ऑप्शन डी है तकनीक की कमी का। जोखिम मुख्य रूप से किसका परिणाम होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आधुनिकीकरण के दुष्प्रभाव का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन समाज में किसने कहा है कि विज्ञान एक विचारधारा बन गया है? ऑप्शन ए आगस्ट पॉम, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है जुर्गेन हेबरमास और ऑप्शन डी रॉबर्ट के मर्टन। तो बताइए किसने कहा है कि विज्ञान एक विचारधारा बन गया है? तो ये कहना था हेबरमास का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकडॉनलीकरण ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज डेडजर, ऑप्शन बी एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी है मैनुअल कैस्टल और ऑप्शन डी जिगमंड बॉमन। तो बताइए द मैकडॉनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है जॉर्ज डेडजर की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशेल फूको ने पैनोप्टिकन का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के रूप में, ऑप्शन बी आधुनिक निगरानी और अनुशासन के रूप में, ऑप्शन सी है धार्मिक मुक्ति के रूप में और ऑप्शन डी आर्थिक विकास के रूप में। तो बताइए पैनोप्टिकन का प्रयोग किस प्रतीक के रूप में किया है? तो इन्होंने प्रयोग किया है आधुनिक निगरानी और अनुशासन के रूप में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचनाओं की तरलता का वर्णन करने के लिए लिक्विड मॉडर्निटी तरल आधुनिकता शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए है जीन बॉडिलार, ऑप्शन बी है जिगमंड बॉमन, ऑप्शन सी है पियरे बर्दो और ऑप्शन डी है जैक डेरिडा। तो बताइए लिक्विड मॉडर्निटी तरल आधुनिकता की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं जिगमंड बॉमन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गॉफमैन के अनुसार इनमें से कौन सा कुल संस्थान टोटल इंस्टीट्यूशन का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्थानीय बाजार,
ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है जेल और पागलखाने और ऑप्शन डी है शॉपिंग मॉल। तो बताइए टोटल इंस्टीट्यूशन का कौन सा उदाहरण है इनमें से? तो ये उदाहरण है आपका जेल और पागलखाने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोनी गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत किस पर जोर देता है? ऑप्शन ए एजेंसी पर संरचना की प्रधानता पर, ऑप्शन बी संरचना पर एजेंसी की प्रधानता पर, ऑप्शन सी है संरचना और एजेंसी की द्वैतता पर और ऑप्शन डी है धार्मिक नियतिवाद पर। तो बताइए संरचनाकरण सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो ये जोर देता है संरचना और एजेंसी की द्वैतता पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका आंसर आप लोग को दिख गया होगा। जिन बॉडीलार्ड की हाइपर रियलिटी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां ऑप्शन ए प्रतीकों से अधिक वास्तविकता महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी सिमुलेशन वास्तविकता से अधिक वास्तविक हो जाता है, ऑप्शन सी है लोग प्रकृति की ओर लौटते हैं और ऑप्शन डी है विज्ञान सब कुछ समझ जाता है। तो बताइए हाइपर रियलिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सिमुलेशन वास्तविकता से अधिक वास्तविक हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्धति शास्त्रीय व्यक्तिवाद मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म किसके साथ जुड़ा है? अभी मैंने मेथोडोलॉजिकल होलिज्म की बात की, अभी आपको बताना है मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए इमाइल देखिए, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी टॉलकर पार्सन्स। तो इसकी बात कौन करते हैं? आपके मैक्स वेबर करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता की मृत्यु द डेथ ऑफ द सब्जेक्ट की घोषणा किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए उत्तर संरचनावाद की, ऑप्शन बी प्रकारवादियों की, ऑप्शन सी शास्त्रीय मार्क्सवाद की और ऑप्शन डी प्रत्यक्षवाद की। द डेथ ऑफ द सब्जेक्ट किसकी घोषणा है? मतलब इसका फीचर है, विशेषता। तो ये विशेषता है उत्तर संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरे बोर्दू ने द फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में पूंजी के किस रूप की चर्चा नहीं की है? ऑप्शन ए आर्थिक पूंजी, ऑप्शन बी सामाजिक पूंजी, ऑप्शन सी अनुवांशिक पूंजी और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक पूंजी। तो बताइए किस पूंजी की बात पियरे बोर्दू नहीं करते हैं? तो ये जेनेटिक पूंजी, अनुवांशिक पूंजी की बात नहीं करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्दू के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी की मूल अवस्था इम्बोडाइड स्टेट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शैक्षिक डिग्रियां, ऑप्शन बी है मन और शरीर के आंतरिक स्थायी स्वभाव, ऑप्शन सी है पेंटिंग्स का स्वामित्व और ऑप्शन डी है बैंक बैलेंस। तो बताइए सांस्कृतिक पूंजी की मूल अवस्था का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है मन और शरीर के आंतरिक स्थायी स्वभाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ सांस्कृतिक पूंजी का उदाहरण है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी पीएचडी की डिग्री, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक वस्तुएं जैसे किताबें और वाद्य यंत्र और ऑप्शन डी है क्लब की सदस्यता। तो बताइए वस्तुनिष्ठ सांस्कृतिक पूंजी का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका ऑप्शन सी सांस्कृतिक वस्तुएं जैसे किताब और वाद्य यंत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक पूंजी की संस्थागत अवस्था स्पष्ट रूप से कब दिखाई देती है? ऑप्शन ए पारिवारिक परंपराओं में, ऑप्शन बी है शैक्षिक योग्यता और डिग्रियों में, ऑप्शन सी है भाषा प्रवाह में और ऑप्शन डी है शारीरिक स्वास्थ्य में। तो बताइए संस्थागत अवस्था इनमें से कौन सी है? तो ये आपकी शैक्षिक योग्यता और डिग्रियां।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरे बोर्दू के अनुसार सांस्कृतिक पूंजी को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत कड़ी मेहनत के द्वारा, ऑप्शन बी है धार्मिक विश्वास के द्वारा, ऑप्शन सी है संबंधों के नेटवर्क और समूह में सदस्यता के द्वारा, और ऑप्शन डी केवल राजनीतिक शक्ति के द्वारा। तो इसे परिभाषित किया जाता है संबंधों का नेटवर्क और समूहों में सदस्यता के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरे बोर्दू व्यवहार को निर्देशित करने वाली आंतरिक सामाजिक संरचना के किस शब्द का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी हैबिटस, ऑप्शन सी संरचना, और ऑप्शन डी अखाड़ा। तो आंतरिक सामाजिक संरचना के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो हैबिटस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां लोग पूंजी के लिए संघर्ष करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी वर्ग, और ऑप्शन डी संस्था। वह स्थान जहां लोग पूंजी के लिए संघर्ष करते हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फील्ड, क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बी ऑप्शन गायब है। जब आर्थिक या सांस्कृतिक पूंजी को वैध मान लिया जाता है तो वह बन जाती है। ऑप्शन ए है मानव पूंजी, ऑप्शन बी है सांकेतिक पूंजी, ऑप्शन सी है राज्य पूंजी, और ऑप्शन डी है धार्मिक पूंजी। जब आर्थिक या सांस्कृतिक पूंजी को वैध मान लिया जाता है तो वह बन जाती है, सिंबॉलिक कैपिटल, सांस्कृतिक पूंजी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ये टाइप एरर हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन मुख्य रूप से कार्य करता है, किस पर कार्य करता है? ऑप्शन ए गरीबी दूर करने के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी है पीढ़ियों के बीच सामाजिक असमानता को बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन डी है पारंपरिक संस्कृति को बदलने के लिए। तो बताइए सांस्कृतिक पुनरुत्पादन मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? तो ये पीढ़ियों के बीच सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने का काम करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोर्दू के अनुसार पूंजी के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, वे अलग हैं, ऑप्शन बी केवल आर्थिक सामाजिक बन सकती है, ऑप्शन सी हाँ पूंजी के विभिन्न रूप परिवर्तनीय है, और ऑप्शन डी है केवल सांस्कृतिक आर्थिक बन सकती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाँ पूंजी के विभिन्न रूपों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने पुस्तक इन द वैली ऑफ द रिवर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली लिखी है? ऑप्शन वन है पैट्रिक मैकली, ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी है मेधा पाटेकर, और ऑप्शन डी अमिता बाविस्कर। तो बताइए ये पुस्तक किसकी है? इन द वैली ऑफ द रिवर। ये पुस्तक लिखी है अमिता बाविस्कर ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 दिया है नमूने का उपयोग शोध के लिए जनसंख्या के पूर्ण कवरेज के रूप में नहीं किया जा सकता है। स्टेटमेंट 2 दिया है नमूने पर आधारित अध्ययनों में कम समय लगता है और त्वरित उत्तर मिलते हैं। 3 दिया है नमूने कम विस्तृत जानकारी और कम सटीकता प्रदान करते हैं,
और 4 दिया है जनसंख्या या समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए एक नमूने का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नमूने कम विस्तृत जानकारी और कम सटीकता प्रदान करते हैं, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथनोफॉर्मोलॉजी के प्रतिच्छेद पर है। किसके प्रतिच्छेद पर है? एथनोफॉर्मोलॉजी। ऑप्शन ए नृविज्ञान, जीव विज्ञान और फार्मेसी के। ऑप्शन 2 है नृविज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और फार्मेसी के। ऑप्शन 3 है मानव विज्ञान, जीव विज्ञान और फार्मेसी के। और ऑप्शन 4 है चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रतिच्छेद पर। ये किस पर आधारित है? ऑप्शन 4 चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रतिच्छेद पर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियरे बोर्दू ने किस पहलू के समाजशास्त्रीय विश्लेषण द्वारा हैबिटस की अवधारणा को विकसित किया था? ऑप्शन 1 है एशिया के खाने की आदतों द्वारा। ऑप्शन बी है इजराइल में खेती के तरीकों द्वारा। ऑप्शन 3 है कबायली समाज में उपहार विनिमय द्वारा। और ऑप्शन डी है रेड इंडियन के विवाह प्रणाली द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 कबायली समाज में उपहार विनिमय द्वारा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नव उदारवाद कल्याणकारी राज्य से किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन ए निजी स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन बी पूंजी के प्रवाह के आधार पर। ऑप्शन सी मुक्त बाजार के आधार पर। और ऑप्शन 4 है मुक्त श्रम के आधार पर। तो बताइए नव उदारवाद कल्याणकारी राज्य से किस प्रकार भिन्न है? तो ये भिन्न है मुक्त बाजार के आधार पर। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन ने विनोद संबंधों को किन दो रूपों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक और वाद्य। ऑप्शन 2 है सांस्कृतिक और सामाजिक। ऑप्शन 3 है सम्मित और असम्मित। और ऑप्शन 4 है कार्यात्मक और गैर कार्यात्मक। तो बताइए जो कि रिलेशनशिप को कितने भागों में बांटा है रेडक्लिफ ब्राउन ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, सम्मित और असम्मित। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सापेक्षवाद और संबंधवाद के बीच अंतर कौन करता है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड शूट। ऑप्शन 2 है कार्ल मैनिंग। ऑप्शन 3 एच गार्फिंकल। और ऑप्शन 4 है ई गॉफमैन। तो बताइए रिलेटिविज्म और रिलेशनिज्म के बीच अंतर किसने किया है? तो ये अंतर किया है आपके कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, सॉरी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, कार्ल मैनहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उत्तर उपनिवेश द्वारा चिन्हित हिंसा के 3 रूपों में से एक नहीं है? ऑप्शन 1 है भौतिक हिंसा। ऑप्शन 2 है महामारी संबंधी हिंसा। ऑप्शन 3 है संरचनात्मक हिंसा। और ऑप्शन 4 है व्यापक हिंसा। तो बताइए उत्तर उपनिवेशवाद द्वारा चिन्हित हिंसा के 3 रूपों में किसकी बात नहीं की गई है? तो ये व्यापक हिंसा की बात नहीं की गई है, व्यापक हिंसा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करा दूंगी, कुछ क्वेश्चन बीच में साथ छूट भी गए और रिपीटेड हो गए, इसलिए 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग और एक्स्ट्रा कर लेंगे। सांस्कृतिक अध्ययन के विद्वानों का तर्क है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन 1 है संचार प्रौद्योगिकी पर। ऑप्शन 2 है बच्चों पर। ऑप्शन 3 है उपभोग पर। और ऑप्शन 4 है इनमें से किसी पर नहीं। तो बताइए किस पर जोर देना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये गलत लिखा हुआ है। पियरे बोर्दू सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा इन योजनाओं का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक पूंजी, ऑप्शन 2 है आर्थिक पूंजी, ऑप्शन 3 है राजनीतिक पूंजी और ऑप्शन 4 है सामाजिक पूंजी। तो बताइए किस पूंजी की बात नहीं करते हैं पियरे बोर्दू? तो ये राजनीतिक पूंजी की बात नहीं करते। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेवरेट प्रथा का पालन करता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के जाट, ऑप्शन 2 है नीलगिरी के टोडा, ऑप्शन 3 है बिहार के संथाल और ऑप्शन है मध्य प्रदेश के गोंड। तो बताइए लेवरेट, नीचे लेवरेट का मतलब लिखा है। लेवरेट एक रिवाज है जिसमें एक आदमी को अपने मृत भाई की विधवा से शादी करनी होती है। तो कहाँ पालन किया जाता है इसका? तो ये पालन किया जाता है उत्तर प्रदेश के जाट में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोल का CSR पिरामिड कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों को आधार से शीर्ष तक किस क्रम में व्यवस्थित करता है? ऑप्शन 1 है नैतिक, आर्थिक, कानूनी और परोपकारी, ऑप्शन 2 है आर्थिक, कानूनी, नैतिक और परोपकारी, ऑप्शन 3 है परोपकारी, नैतिक, कानूनी और आर्थिक और ऑप्शन 4 है कानूनी, आर्थिक, परोपकारिक और नैतिक। तो इसका सीक्वेंस आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। सबसे पहले आर्थिक आएगा, फिर कानूनी, नैतिक और परोपकारी, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल और फिलेंथ्रोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर से उधर हुआ है उसके लिए सॉरी, ज्यादा लंबी वीडियो बनाने में यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अपनी कृति में तकनीकी प्रगति और कृषि पद्धतियों के बीच संबंध पर बल दिया है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन 4 है वंदना शिवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 वंदना शिवा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।